राम प्रसाद बिस्मिल 11 जून 1897 19 दिसंबर 1927 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। वे मैनपुरी षड्यंत्र व काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल थे तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे। राम प्रसाद एक कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषा भाषी, इतिहासकार व साहित्यकार भी थे। बिस्मिल उनका उर्दू तखल्लुस उपनाम था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। बिस्मिल के अतिरिक्त वे राम और अज्ञात के नाम से भी लेख व कविताएं लिखते थे। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी निर्जला एकादशी विक्रमी संवत 1897 शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में जन्मे राम प्रसाद 30 वर्ष की आयु में पौष कृष्ण एकादशी सफला एकादशी सोमवार विक्रमी संवत 1927 को शहीद हुए। उन्होंने सन 1916 में 19 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी मार्ग में कदम रखा था। 11 वर्ष के क्रांतिकारी जीवन में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी और स्वयं ही उन्हें प्रकाशित किया। उन पुस्तकों को बेचकर जो पैसा मिला उससे उन्होंने हथियार खरीदे और उन हथियारों का उपयोग ब्रिटिश राज का विरोध करने के लिए किया। 11 पुस्तकें उनके जीवन काल में प्रकाशित हुई, जिनमें से अधिकतर सरकार द्वारा जब्त कर ली गई। बिस्मिल को तत्कालीन संयुक्त प्रांत आगरा व अवध की लखनऊ सेंट्रल जेल की 11 नंबर बैरक में रखा गया था। इसी जेल में उनके दल के अन्य साथियों को एक साथ रखकर उन सभी पर ब्रिटिश राज के विरुद्ध साजिश रचने का ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया था। 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर शहर के खिलनीबाग मोहल्ले में जन्मे राम प्रसाद अपने पिता मुरलीधर और माता मूलमती की दूसरी संतान थे। उनसे पूर्व एक पुत्र पैदा होते ही मर चुका था। बालक की जन्म कुंडली व दोनों हाथ की 10 उंगलियों में चक्र के निशान देखकर एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी, यदि इस बालक का जीवन किसी प्रकार बचा रहा, यद्यपि संभावना बहुत कम है, तो इसे चक्रवर्ती सम्राट बनने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। दो माता पिता दोनों ही सिंह राशि के थे और बच्चा भी सिंह शावक जैसा लगता था, अतः ज्योतिषियों ने बहुत सोच विचार कर तुला राशि के नामाक्षर र पर नाम रखने का सुझाव दिया। माता पिता दोनों ही राम के आराधक थे, अतः बालक का नाम राम प्रसाद रखा गया। मां मूलमती तो सदैव यही कहती थी कि उन्हें राम जैसा पुत्र चाहिए था। बालक को घर में सभी लोग प्यार से राम कर ही पुकारते थे। राम प्रसाद के जन्म से पूर्व उनकी मां एक पुत्र खो चुकी थी, अतः जादू टोने का सहारा भी लिया गया। एक खरगोश लाया गया और नवजात शिशु के ऊपर से उतारकर आंगन में छोड़ दिया गया। खरगोश ने आंगन के 2-4 चक्कर लगाए और फौरन मर गया। इसका उल्लेख राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा में किया है। मुरलीधर के कुल 9 संतानें हुई, जिनमें 5 पुत्रियां एवं 4 पुत्र थे। आगे चलकर 2 पुत्रियों एवं 2 पुत्रों का भी देहांत हो गया। 3 बाल्यकाल से ही राम प्रसाद की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। उसका मन खेलने में अधिक किंतु पढ़ने में कम लगता था। इसके कारण उनके पिताजी तो उसकी खूब पिटाई लगाते, परंतु मां हमेशा प्यार से यही समझाती कि बेटा राम, ये बहुत बुरी बात है, मत किया करो। इस प्यार भरी सीख का उसके मन पर कहीं न कहीं प्रभाव अवश्य पड़ता। उसके पिता ने पहले हिंदी का अक्षर बोध कराया, किंतु उसे उर्दू न तो उन्होंने पढ़ना सीखा और न ही लिख कर दिखाया। उन दिनों हिंदी की वर्णमाला में उसे उर्दू ही पढ़ाया जाता था। विरोध करते थे और बदले में पिता की मार भी खाते थे। हारकर उसे उर्दू के स्कूल में भर्ती करा दिया गया। शायद यही प्राकृतिक गुण राम प्रसाद को एक क्रांतिकारी बना पाए। लगभग 14 वर्ष की आयु में राम प्रसाद को अपने पिता की सिंदूकची से रुपये चुराने की लत पड़ गई। चुराए गए रुपयों से उन्होंने उपन्यास आदि खरीद कर पढ़ना प्रारंभ कर दिया एवं सिगरेट पीने व भांग चढ़ाने की आदत भी पड़ गई थी। कुल मिलाकर रुपये चोरी का सिलसिला चलता रहा और राम प्रसाद अब उर्दू के प्रेमरस से परिपूर्ण उपन्यासों व गद्यों की पुस्तकें पढ़ने का आदी हो गया था। संयोग से एक दिन भांग के नशे में होने के कारण राम प्रसाद को चोरी करते हुए पकड़ लिया गया। खूब पिटाई हुई, उपन्यास व अन्य किताबें फाड़ डाली गई, लेकिन रुपये चुराने की आदत नहीं छूटी। आगे चलकर जब उनको थोड़ी समझ आई तभी वे इस दुर्गुण से मुक्त हो सके। राम प्रसाद ने उर्दू मिडिल की परीक्षा में उत्तीर्ण न होने पर अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। साथ ही पड़ोस के एक पुजारी ने राम प्रसाद को पूजा पाठ की विधि का ज्ञान करवा दिया। पुजारी एक सुलझे हुए विद्वान व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव राम प्रसाद के जीवन पर भी पड़ा। पुजारी के उपदेशों के कारण राम प्रसाद पूजा पाठ के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। पुजारी की देखा देखी राम प्रसाद ने व्यायाम करना भी प्रारंभ कर दिया। किशोरावस्था की जितनी भी कुभावनाएं एवं बुरी आदतें मन में थीं वे भी छूट गईं। केवल सिगरेट पीने की लत नहीं छूटी, परंतु वह भी कुछ दिनों बाद विद्यालय के एक सहपाठी सुशील चंद्र सेन की सत्संगति से छूट गई। सिगरेट छूटने के बाद राम प्रसाद का मन पढ़ाई में लगने लगा। बहुत शीघ्र ही वह अंग्रेजी के 5वें दर्जे में आ गए। राम प्रसाद में अप्रत्याशित परिवर्तन हो चुका था। शरीर सुंदर व बलिष्ठ हो गया था। नियमित पूजा पाठ में समय व्यतीत होने लगा था। इसी दौरान वह मंदिर में आने वाले मुंशी इंद्रजीत से उसका संपर्क हुआ। मुंशी इंद्रजीत ने राम प्रसाद को आर्य समाज के संबंध में बताया और स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने को दी।
सत्यार्थ प्रकाश के गंभीर अध्ययन से रामप्रसाद के जीवन पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। रामप्रसाद जब गवर्नमेंट स्कूल शाहजहांपुर में 8वीं कक्षा के छात्र थे तभी संयोग से स्वामी सोमदेव का आर्य समाज भवन में आगमन हुआ। मुंशी इंद्रजीत ने रामप्रसाद को स्वामी जी की सेवा में नियुक्त कर दिया। यहीं से उनके जीवन की दशा और दिशा दोनों में परिवर्तन प्रारंभ हुआ। एक ओर सत्यार्थ प्रकाश का गंभीर अध्ययन व दूसरी ओर स्वामी सोमदेव के साथ राजनीतिक विषयों पर खुली चर्चा से उनके मन में देश प्रेम की भावना जागृत हुई। सन 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वागताध्यक्ष पं जगत नारायण मुल्ला के आदेश की धज्जियां बिखेरते हुए रामप्रसाद ने जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पूरे लखनऊ शहर में शोभा यात्रा निकाली तो सभी नवयुवकों का ध्यान उनकी धृता की ओर गया। अधिवेशन के दौरान उनका परिचय केशव बलिराम हेडगेवार, छद्मनाम केशव चक्रवर्ती, सोमदेव शर्मा व मुकुंदीलाल आदि से हुआ। बाद में इन्हीं सोमदेव शर्मा ने किन्हीं सिद्ध गोपाल शुक्ल के साथ मिलकर नागरी साहित्य पुस्तकालय कानपुर से एक पुस्तक भी प्रकाशित की जिसका शीर्षक रखा गया था अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास। ये पुस्तक बाबू गणेश प्रसाद के प्रबंध से कुर्मी प्रेस लखनऊ में सन 1916 में प्रकाशित हुई थी। रामप्रसाद ने ये पुस्तक अपनी माताजी से 2 बार में 200 रुपए लेकर प्रकाशित की थी। इसका उल्लेख उन्होंने अपनी आत्मकथा में किया है। ये पुस्तक छपते ही जब्त कर ली गई थी। बाद में जब काकोरी कांड का अभियोग चला तो साक्ष्य के रूप में यही पुस्तक प्रस्तुत की गई थी। अब ये पुस्तक संपादित करके सरफरोशी की तमन्ना नामक ग्रंथावली के भाग 3 में संकलित की जा चुकी है और 3 मूर्ति भवन पुस्तकालय नई दिल्ली सहित कई अन्य पुस्तकालयों में देखी जा सकती है। क्रांतिकारी पार्टी की ओर से 1 जनवरी 1925 को किसी गुमनाम जगह से प्रकाशित एवं 28 से 31 जनवरी 1925 के बीच समूचे हिंदुस्तान के सभी प्रमुख स्थानों पर वितरित 4 पृष्ठ के पैम्फलेट दी रिवोल्यूशनरी में रामप्रसाद बिस्मिल ने विजय कुमार के छद्म नाम से अपने दल की विचारधारा का लिखित रूप में खुलासा करते हुए साफ शब्दों में घोषित कर दिया था कि क्रांतिकारी इस देश की शासन व्यवस्था में किस प्रकार का बदलाव करना चाहते हैं और इसके लिए वे क्या क्या कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने गांधी जी की नीतियों का मजाक बनाते हुए ये प्रश्न भी किया था कि जो व्यक्ति स्वयं को आध्यात्मिक कहता है वह अंग्रेजों से खुलकर बात करने में डरता क्यों है। उन्होंने हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को ऐसे छद्मवेशी महात्मा के बहकावे में न आने की सलाह देते हुए उनकी क्रांतिकारी पार्टी में शामिल होकर अंग्रेजों से टक्कर लेने का खुला आह्वान किया था। दी रिवोल्यूशनरी के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित इस क्रांतिकारी घोषणा पत्र में क्रांतिकारियों के वैचारिक चिंतन को भली भांति समझा जा सकता है। इस पत्र का अविकल हिंदी काव्यानुवाद अब हिंदी विकिसोर्स पर भी उपलब्ध है। दी रिवोल्यूशनरी नाम से प्रकाशित इस 4 पृष्ठीय घोषणा पत्र को देखते ही ब्रिटिश सरकार इसके लेखक को बंगाल में खोजने लगी। संयोग से शचीन्द्र नाथ सान्याल बांकुरा में उस समय गिरफ्तार कर लिए गए जब वे ये घोषणा पत्र अपने किसी साथी को पोस्ट करने जा रहे थे। इसी प्रकार योगेश चंद्र चटर्जी कानपुर से पार्टी की मीटिंग करके जैसे ही हावड़ा स्टेशन पर ट्रेन से उतरे की HRA के संविधान की ढेर सारी प्रतियों के साथ पकड़ लिए गए। उन्हें हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया। दोनों प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने से रामप्रसाद बिस्मिल के कंधों पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल के क्रांतिकारी सदस्यों का उत्तरदायित्व भी आ गया। बिस्मिल का स्वभाव था कि वे या तो किसी काम को हाथ में लेते न थे और यदि एक बार काम हाथ में ले लिया तो उसे पूरा किए बगैर छोड़ते न थे। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता पहले भी थी किंतु अब तो और भी अधिक बढ़ गई थी। कहीं से भी धन प्राप्त होता न देख उन्होंने 7 मार्च 1925 को बिचपुरी तथा 24 मई 1925 को द्वारकापुर में 2 राजनीतिक डकैतियां डाली, परंतु उन्हें उनमें कुछ विशेष धन प्राप्त नहीं हो सका। इन दोनों डकैतियों में एक व्यक्ति मौके पर ही मारा गया। इससे बिस्मिल की आत्मा को अपार कष्ट हुआ। अतः उन्होंने ये पक्का निश्चय कर लिया कि वे अब केवल सरकारी खजाना ही लूटेंगे, हिंदुस्तान के किसी भी रईस के घर डकैती बिल्कुल न डालेंगे। शाहजहांपुर में उनके घर पर 7 अगस्त 1925 को हुई एक इमरजेंसी मीटिंग में निर्णय लेकर योजना बनी और 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन से बिस्मिल के नेतृत्व में कुल 10 लोग, जिनमें अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, शचीन्द्र नाथ बख्शी, मनमथनाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, केशव चक्रवर्ती, छद्मनाम मुरारी शर्मा वास्तविक नाम मुरारी लाल गुप्त तथा बनवारी लाल शामिल थे। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर रेलगाड़ी में सवार हुए। इन सबके पास पिस्तौलों के अतिरिक्त जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल भी थे जिनके बट में कुंडा लगा लेने से वह छोटी स्वचालित राइफल की तरह लगता था और सामने वाले के मन में भय पैदा कर देता था। इन माउजरों की मारक क्षमता भी साधारण पिस्तौलों से अधिक होती थी। उन दिनों ये माउजर आज की AK-47 राइफल की तरह चर्चित थे। लखनऊ से पहले काकोरी रेलवे स्टेशन पर रुककर जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, क्रांतिकारियों ने चेन खींचकर उसे रोक लिया और गार्ड के डिब्बे से सरकारी खजाने का बक्सा नीचे गिरा दिया। उसे खोलने की कोशिश की गई किंतु जब वह नहीं खुला तो अशफाक उल्ला खान ने अपना माउजर मनमथनाथ गुप्त को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। मनमथनाथ गुप्त ने उत्सुकतावश माउजर का ट्रिगर दबा दिया जिससे छोटी गोली अहमद अली नाम के मुसाफिर को लग गई।
वह मौके पर ही ढेर हो गया। शीघ्रतावश चांदी के सिक्कों व नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों में बांधकर वहां से भागने में एक चादर वही छूट गई। अगले दिन अखबारों के माध्यम से ये खबर पूरे संसार में फैल गई। ब्रिटिश सरकार ने इस ट्रेन डकैती को गंभीरता से लिया और डीआईजी के सहायक सीआईडी इंस्पेक्टर मिस्टर आर ए हाटन के नेतृत्व में स्कॉटलैंड की सबसे तेज तर्रार पुलिस को उसकी जांच का काम सौंप दिया। 6 दिसंबर 1927 को बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा का आखिरी अध्याय अंतिम समय की बातें पूर्ण करके जेल से बाहर भिजवा दिया। 18 दिसंबर 1927 को माता पिता से अंतिम मुलाकात की और सोमवार 19 दिसंबर 1927 पौष कृष्ण एकादशी विक्रमी संवत 1984 को प्रातःकाल 6:30 पर गोरखपुर की जिला जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। बिस्मिल के बलिदान का समाचार सुनकर बहुत बड़ी संख्या में जनता जेल के फाटक पर एकत्र हो गई। जेल का मुख्य द्वार बंद ही रखा गया और फांसी घर के सामने वाली दीवार को तोड़कर बिस्मिल का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। शव को 1.5 लाख लोगों ने जुलूस निकालकर पूरे शहर में घुमाते हुए राप्ती नदी के किनारे राजघाट पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना से आहत होकर भगत सिंह ने जनवरी 1928 के कीर्ति पंजाबी मासिक में विद्रोही छद्मनाम नाम से लिखा, फांसी पर ले जाते समय आपने बड़े जोर से कहा, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और शांति से चलते हुए कहा, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी पुस्तकू रहे। फांसी के तख्ते पर खड़े होकर आपने कहा, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, अर्थात मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। उसके पश्चात ये शेर कहा, अब न अले बदले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। फिर ईश्वर के आगे प्रार्थना की और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। रस्सी खींची गई। रामप्रसाद जी फांसी पर लटक गए। अपने लेख के अंत में भगत सिंह लिखते हैं, आज वह भी इस संसार में नहीं है। उसे अंग्रेजी सरकार ने अपना सबसे बड़ा खौफनाक दुश्मन समझा। आम ख्याल यही था कि वह गुलाम देश में जन्म लेकर भी सरकार के लिए बड़ा भारी खतरा बन गया था और लड़ाई की विद्या से खूब परिचित था। आपको मैनपुरी षड्यंत्र के नेता श्री गेंदालाल दीक्षित जैसे शूरवीर ने विशेष तौर पर शिक्षा देकर तैयार किया था। मैनपुरी के मुकदमे के समय आप भागकर नेपाल चले गए थे। अब वही शिक्षा आपकी मृत्यु का कारण बनी। 7 बजे आपकी लाश मिली और बड़ा भारी जुलूस निकला। स्वदेश में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार आपकी माता ने कहा था, मैं अपने पुत्र की इस मृत्यु पर प्रसन्न हूँ, दुखी नहीं। मैं श्री रामचंद्र जैसा ही पुत्र चाहती थी, वैसा ही मेरा राम था। बोलो श्री रामचंद्र की जय। इत्रतुलिल और फूलों की वर्षा के बीच उनकी लाश का जुलूस जा रहा था। दुकानदारों ने उनके शव के ऊपर बेशुमार पैसे फेंके। दोपहर 11 बजे आपकी लाश शमशान भूमि पहुंची और अंतिम क्रिया समाप्त हुई। आपके पत्र का आखिरी हिस्सा आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मैं खूब सुखी हूँ। 19 तारीख को प्रातः जो होना है उसके लिए तैयार हूँ। परमात्मा मुझे काफी शक्ति देंगे। मेरा विश्वास है कि मैं लोगों की सेवा के लिए फिर जल्द ही इस देश में जन्म लूंगा। सभी से मेरा नमस्कार कहें। दया कर इतना काम और करना कि मेरी ओर से पंडित जगत नारायण सरकारी वकील, जिन्होंने इन्हें फांसी लगवाने के लिए बहुत जोर लगाया था, को अंतिम नमस्कार कह देना। उन्हें हमारे खून से लथपथ रुपयों के बिस्तर पर चैन की नींद आए। बुढ़ापे में ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। रामप्रसाद जी की सारी हसरतें दिल ही दिल में रह गईं। आपने एक लंबा चौड़ा ऐलान किया है जिसे संक्षेप में हम दूसरी जगह दे रहे हैं। फांसी से 2 दिन पहले सीआईडी के डिप्टी एसपी और सेशन जज मी हैमिल्टन आपसे मिन्नतें करते रहे कि आप मौखिक रूप से सब बातें बता दो। आपको 15,000 रुपया नकद दिया जाएगा और सरकारी खर्चे पर विलायत भेजकर बैरिस्टर की पढ़ाई करवाई जाएगी। लेकिन आप कब इन सब बातों की परवाह करते थे? आप तो हुकूमतों को ठुकराने वाले व कभी कभार जन्म लेने वालों में से थे। मुकदमे के दिनों आपसे जज ने पूछा था, आपके पास कौन सी डिग्री है? तो आपने हंसकर जवाब दिया था, सम्राट बनाने वालों को डिग्री की कोई जरूरत नहीं होती। क्लाइव के पास भी तो कोई डिग्री नहीं थी। आज वह वीर हमारे बीच नहीं है। 1927 में बिस्मिल के साथ 3 अन्य क्रांतिकारियों के बलिदान ने पूरे हिंदुस्तान के हृदय को हिलाकर रख दिया। 9 अगस्त 1925 के काकोरी कांड के फैसले से उत्पन्न परिस्थितियां ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। समूचे देश में स्थान स्थान पर चिन्हगारियों के रूप में नई नई समितियां गठित हो गईं। बेतिया बिहार में फणींद्रनाथ का हिंदुस्तानी सेवा दल, पंजाब में सरदार भगत सिंह की नौजवान सभा तथा लाहौर अब पाकिस्तान में सुखदेव की गुप्त समिति के नाम से कई क्रांतिकारी संस्थाएं जन्म ले चुकी थी। हिंदुस्तान के कोने कोने में क्रांति की आग दावानल की तरह फैल चुकी थी। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप व गोरखपुर से दशरथ प्रसाद द्विवेदी का स्वदेश जैसे अखबार इस आग को हवा दे रहे थे। काकोरी कांड के एक प्रमुख क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, जिन्हें राम प्रसाद बिस्मिल उनके पारे मर्क्यूरी जैसे चंचल स्वभाव के कारण क्विकसिल्वर कहा करते थे, पूरे हिंदुस्तान में भेष बदल कर घूमते रहे।
उन्होंने भिन्न भिन्न समितियों के प्रमुख संगठनकर्ताओं से संपर्क करके सारी क्रांतिकारी गतिविधियों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। 8 व 9 सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में HRA, नौजवान सभा, हिंदुस्तानी सेवा दल व गुप्त समिति का विलय करके नाम से एक नई क्रांतिकारी पार्टी का गठन हुआ। इस पार्टी को बिस्मिल के बताए रास्ते पर चलकर ही देश को आजाद कराना था, किंतु ब्रिटिश साम्राज्य के दमन चक्र ने वैसा भी नहीं होने दिया। भारतवर्ष को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने में यूं तो असंख्य वीरों ने अपना अमूल्य बलिदान दिया, परंतु राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसे अद्भुत क्रांतिकारी थे जिन्होंने अत्यंत निर्धन परिवार में जन्म लेकर साधारण शिक्षा के बावजूद असाधारण प्रतिभा और अखंड पुरुषार्थ के बल पर हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से देशव्यापी संगठन खड़ा किया, जिसमें एक से बढ़कर एक तेजस्वी व मनस्वी नवयुवक शामिल थे जो उनके एक इशारे पर इस देश की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर सकते थे, किंतु अहिंसा की दुहाई देकर उन्हें एक एक करके मिटाने का क्रूरतम षड्यंत्र जिन्होंने किया, उन्हीं का चित्र भारतीय पत्र मुद्रा पेपर करेंसी पर दिया जाता है। जबकि अमेरिका में 1 व 2 अमेरिकी डॉलर पर आज भी जॉर्ज वाशिंगटन का ही चित्र छपता है, जिसने अमेरिका को अंग्रेजों से मुक्त कराने में प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने युद्ध लड़ा था। बिस्मिल की पहली पुस्तक सन 1916 में छपी थी, जिसका नाम था अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास। बिस्मिल के जन्म शताब्दी वर्ष 1996-1997 में ये पुस्तक स्वतंत्र भारत में फिर से प्रकाशित हुई, जिसका विमोचन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। उस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंचालक तो राजेंद्र सिंह ब्रजू भैया भी उपस्थित थे। इस संपूर्ण ग्रंथावली में बिस्मिल की लगभग 200 प्रतिबंधित कविताओं के अतिरिक्त 5 पुस्तकें भी शामिल की गई थी, परंतु आज तक किसी भी सरकार ने बिस्मिल के क्रांति दर्शन को समझने व उस पर शोध करवाने का प्रयास ही नहीं किया। जबकि गांधी जी द्वारा 1909 में विलायत से हिंदुस्तान लौटते समय पानी के जहाज पर लिखी गई पुस्तक हिंद स्वराज पर अनेकों संगोष्ठियां हुई। बिस्मिल सरीखे असंख्य शहीदों के सपनों का भारत बनाने की आवश्यकता है। भारतवर्ष को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने में यूं तो असंख्य वीरों ने अपना अमूल्य बलिदान दिया, परंतु राम प्रसाद बिस्मिल एक ऐसे अद्भुत क्रांतिकारी थे जिन्होंने अत्यंत निर्धन परिवार में जन्म लेकर साधारण शिक्षा के बावजूद असाधारण प्रतिभा और अखंड पुरुषार्थ के बल पर हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से देशव्यापी संगठन खड़ा किया, जिसमें एक से बढ़कर एक तेजस्वी व मनस्वी नवयुवक शामिल थे जो उनके एक इशारे पर इस देश की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन कर सकते थे, किंतु अहिंसा की दुहाई देकर उन्हें एक एक करके मिटाने का क्रूरतम षड्यंत्र जिन्होंने किया, उन्हीं का चित्र भारतीय पत्र मुद्रा पेपर करेंसी पर दिया जाता है। जबकि अमेरिका में 1 व 2 अमेरिकी डॉलर पर आज भी जॉर्ज वाशिंगटन का ही चित्र छपता है, जिसने अमेरिका को अंग्रेजों से मुक्त कराने में प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने युद्ध लड़ा था। बिस्मिल की पहली पुस्तक सन 1916 में छपी थी, जिसका नाम था अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास। बिस्मिल के जन्म शताब्दी वर्ष 1996-1997 में ये पुस्तक स्वतंत्र भारत में फिर से प्रकाशित हुई। इस संपूर्ण ग्रंथावली में बिस्मिल की लगभग 200 प्रतिबंधित कविताओं के अतिरिक्त 5 पुस्तकें भी शामिल की गई थी, परंतु आज तक किसी भी सरकार ने बिस्मिल के क्रांति दर्शन को समझने व उस पर शोध करवाने का प्रयास ही नहीं किया। जबकि गांधी जी द्वारा 1909 में विलायत से हिंदुस्तान लौटते समय पानी के जहाज पर लिखी गई पुस्तक हिंद स्वराज पर अनेकों संगोष्ठियां हुई। बिस्मिल सरीखे असंख्य शहीदों के सपनों का भारत बनाने की आवश्यकता है।